Dear student, in geography we are discussing agricultural topic, and in agriculture we have discussed types of agricultures, crop season in India, as well as we have discussed some most important crops of our countries. So these topics we have finished. So today I am going to start your new topic, that is challenges for agriculture. तो आज हम कोशिश करेंगे एक से दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस फॉर एग्रीकल्चर, कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला चैलेंज है कंटिन्यूअस एग्रीकल्चर विदाउट ब्रेक हैड रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी। जो कि अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में क्रॉप सीजन होती है, और एक क्रॉप हमारी हार्वेस्ट की जाती है तो फिर हम दूसरी हार्वेस्ट की सोइंग भी कर देते हैं कुछ समय के बाद। तो हम देखिए तो हमारी जो सॉइल है, यानी हमारी जो लैंड मासेस पे हम कॉन्टीन्यूअस कल्टीवेशन का काम करते हैं। इसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस होने लग रही है। दूसरी चीज़ कि लैंड होल्डिंग ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल, कि अगर हमारे पास जो फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, तो बहुत मैक्सिमम फार्मर्स के पास बहुत बड़े बड़े लैंड फॉर्म नहीं हैं। उनके पास काफ़ी छोटे छोटे पैसेज होते हैं ज़मीन के, जिस पे वो अपने एग्रीकल्चर का काम करते हैं। अगली चीज़ हम देखें तो अब चूँकि इससे क्या ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही है, छोटा एरिया होगा तो हम मशीनों का इस्तेमाल उस पर ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं हम ट्रेडिशनल फॉर्मेट यूज़ करते हैं, और ट्रेडिशनल वे में यूज़ करने की वजह से प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। अगली चीज़ है कि स्टिल मेनी फार्मर डिपेंड ऑन नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड मानसून रेनफॉल। आज की डेट में भी हमारे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो नेचुरल फर्टिलिटी यानी सॉइल की जो नेचर वे में, वो ये नहीं मानते कि हमको फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए या हमको एंटीसाइड पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो मैक्सिमम ये सोचते हैं कि जो सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है वो ज़्यादा बेहतर मानते हैं। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड होते हैं। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो इरिगेशन की सुविधाएं उनके पास अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वे कहीं ना कहीं मानसून रेनफॉल पे डिपेंड हो जाते हैं। या बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इरिगेशन की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं ही नहीं, तो इसकी लैकिंग की वजह से भी मैक्सिमम किसान जो हैं वह मानसून पे डिपेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है बहुत बेहतर नहीं होता है। साउथ इंडिया में इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। इसके बाद हम देखें कि फॉलो ओल्ड ट्रेडिशन मेथड ऑफ फार्मिंग। तो अभी मैंने बताया कि हमारे पास अगर छोटे पैसेज हैं स्मॉल आपके लैंड मासेस के, तो उस पर हम बहुत बेहतर तरीके का मशीनों का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं हम ट्रेडिशनल फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं, हम ट्रेडिशनल वीज को ही हम लेते हैं कल्टीवेशन के लिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कल्टीवेशन के प्रोडक्शन पे असर देखने को मिलता है। तो ये हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर के सामने मेजर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ सालों में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की हैं, बहुत सारे रिफॉर्म लाने की कोशिश की हैं, जिसमें कुछ नए न्यूअर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ हमारी कुछ उन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्क भी किए हैं गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से हमको एग्रीकल्चर में काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन लेवल पे किस तरीके का रिफॉर्म हम अपनी कंट्री में देख सकते हैं। सो लेट मी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म कौन कौन से हैं। तो कलेक्टिवलाइजेशन प्रोग्राम इंक्रीज द फार्मर्स टू डू कलेक्टिव फार्मिंग। अभी हमने एक चैलेंज के बारे में बात की कि मैक्सिमम फार्मर्स के पास छोटे छोटे एरियाज थे, और ये प्रॉब्लम हम सबसे पहले देखी जब हमारी इंडिया हमारी कंट्री जब फ्री हुई थी।
तो उस समय में किसानों के पास बहुत ही छोटे छोटे लैंड मासेस थे। तो वहाँ पर कलेक्टिविजेशन का प्रोग्राम चलाया गया था। कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम में क्या था कि जितने भी आपके ये किसान हैं जिनके पास छोटे छोटे ज़मीनें हैं उनको एक साथ मिलाया गया, और उसके बाद से कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में बात की गई कि वहाँ पे सारे लोग मिल कर के उस पर कल्टीवेशन करेंगे और जितना उसका प्रोडक्शन होगा उसका वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम के तहत कहीं ना कहीं फार्मर को कलेक्टिव फार्मिंग के तौर पे आगे बढ़ने में हेल्प की थी। तब छोटे छोटे पैचेज आपस में मिलकर एक बड़ी लैंड मास बन गए, जिस पे हम न्यूअर चीज़ों को या हम कह सकते हैं कि मशीनों का इस्तेमाल कर पाना काफ़ी आसान हो गया। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग वाज डन टू प्रिवेंट फर्दर फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब था कि अगर हमने वो ज़मीन जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर में ले ली गई, अब इसमें हर एक लेवल पे, जैसे हम मान लेते हैं कि कुछ मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जिसकी एक छोटा सा ज़मीन जहाँ रह रहा है वहाँ पे हो, कुछ छोटी सी ज़मीन कुछ दूरी पे हो, 2-3 किलोमीटर के बाद हो, या हम आधे किलोमीटर के बाद छोटी सी ज़मीन लैंड मासेस हों। तो अब ऐसे में क्या था कि ज़मीनें क्या है चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई हैं। तो ये फ्रेगमेंटेड इसको कहा जाता है, कि इसको कहा गया कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। तो अब यहाँ पे किया गया कि गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि अगर किसी किसान की ज़मीन इधर उधर कहीं कहीं इधर उधर बिखरी पड़ी है तो वहाँ पर ये एक प्रोग्राम के तहत कि जितनी ज़मीनें इधर उधर फैली हुई हैं उनको माप करके उनका एक मेजरमेंट करके एक ही जगह पे उस पूरी बड़ी सी एरिया उसको दे दी जाए। तो ये इसी को कहा गया है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग प्रोग्राम। तो इसके थ्रू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड जो था वह आगे चलकर नहीं देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर कदम था। अगली चीज़ हम देखें तो कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, कि इन जब फ्रीडम के बाद सबसे पहला काम किया गया जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, और जो लैंड मासेस थी उनको किसानों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया था। और इसके लिए सबसे पहले विनोबा भावे का नाम आता है इस सिस्टम में। उन्होंने सबसे पहले ये कंसोलिडेशन कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किए थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करके कोऑपरेटिव बेस पे कल्टीवेशन वर्क को प्रमोट किया गया या लोगों को इंकरेज किया गया। अगली चीज़ हम देखें तो प्रोवाइडेड HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड वाटर फॉर इरिगेशन, कि गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग बेहतर क्वालिटी के सीड्स अवेलेबल कराने शुरू कर दी। फर्टिलाइजर्स का भी इंट्रोडक्शन हमारे सामने आ गया, जिसकी वजह से हमारी छोटे स्मॉल पैचेस पे भी हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते थे। फिर इरिगेशन के लिए वाटर की सुविधाओं का इस्तेमाल किया गया, कैनल्स बनाई गई और भी तमाम तरीके से डैम्स वगैरह बना करके वाटर को इरिगेशन के लिए अवेलेबल कराया गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी लेवल पर रिफॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें तो मशीन्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स वर मेड अवेलेबल। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से क्या किया कि जितने भी न्यूअर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मशीनें थीं या जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल की जाने वाले इक्विपमेंट्स थे उनका मॉडर्नाइजेशन हुआ, और इनके आ जाने की वजह से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, कि जो काम हम लंबे समय बात करते थे या ज़्यादा लोगों को लेकर कर रहे थे वो एक मशीन के माध्यम से आसानी के साथ होना शुरू हो गया था। सो दीज आर द सम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्मेशन। अब हम आते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मेशन पे, कि संस्थागत लेवल पे क्या क्या रिफॉर्म किया गया। जैसे अगर हम देखें तो फ्लूड्स का आ जाना, ड्राट आ जाना, साइक्लोन, फायर, डिजीज़, इन सारी चीज़ों के आने की वजह से भी क्या होता था कि हमारी जो क्रॉप्स होती थी वो बेकार हो जाती, वो डैमेज हो जाती थी। तो इस बैड हार्वेस्टिंग के बचने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे रिफॉर्म किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या क्या किए गए थे उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लोड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस की भी सुविधा की गई गवर्नमेंट्स के द्वारा कि अगर क्रॉप खराब हो जा रही है तो उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं हमको कुछ गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। तो जैसे किसके अगेंस्ट, जैसे ड्रॉट, सूखा पड़ गया, क्रॉप खराब हो गई, तो ऐसे में इंश्योरेंस क्रॉप का कराए होंगे, जो किसान कराए होंगे उनको कुछ उसका एडवांटेज मिल जाता है। फ्लूड के आने की वजह से बाढ़ वगैरह आ गई, क्रॉप खराब हो गई, साइक्लोन आया उसकी वजह से खराब हो गया, फायर लग गई, आई मीन आग लग गई, या किसी प्रकार का डिजीज़ आया जिसकी वजह से क्रॉप पूरे के पूरे ख़त्म हो गए, तो इसके थ्रू इनके अगेंस्ट क्रॉप इंश्योरेंस की सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है कि गवर्नमेंट की जो फार्मर है वह अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस करा लेगा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन या इस बैड कंडीशन में आ रहा है तो वह उस पर जाकर क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस के लिए। अगली चीज़ है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू द फार्मर्स। जैसे कभी कभी होता क्या है कि कुछ जो बहुत ही पुअर फार्मर्स होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, सीड खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, फर्टिलाइज़र लेने के लिए नहीं होते हैं, तो ऐसे में वो उनको क्या चाहिए, लोन चाहिए, वो लोन वगैरह लेने लगते हैं। तो कभी कभी होता है कि जो बड़े रिच पर्सन से ले लेते हैं, रिलेटिव से ले लेते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, कभी कभी लोग देते भी नहीं हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रामीण बैंक बनाने शुरू किए। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएंगे किसानों के लिए, तो आपस में कोऑपरेट करके अपने इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। बहुत सारे ऐसे बैंक भी बनाए गए जो फार्मर्स को लो रेट पे उनको लोन वगैरह दे सकें। तो इस तरीके से हम देखें तो गवर्नमेंट्स ने ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स वगैरह बनाए गए जिसके थ्रू फार्मर्स अपनी लोन को ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अगली चीज़ हम बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड, या जिसे हम KCC बोलते हैं, तो KCC का इंट्रोडक्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया जिसके थ्रू अच्छे खासे लोन वगैरह किसान ले सकते हैं। फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम यानी पैस का भी सिस्टम लिया गया। इसके बाद से अदर स्कीम्स वगैरह भी गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी जो फार्मर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुई। इसके बाद इसमें सबसे हम बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में गवर्नमेंट बात करती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है कि अगर कोई किसान अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले जा रहा है तो गवर्नमेंट एक डिसाइड कर देगी कि इतने से कम पे कोई भी किसान अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। तो मिनिमम प्राइस सपोर्ट वहाँ पे, या MSP जिसे हम कहते हैं, कि MSP भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी वजह से कोई भी फार्मर को फोर्सफुल करके उसके प्रोडक्ट को कम कीमत पे नहीं ले सकता। तो ये फार्मर्स के हिसाब से बहुत बेहतर कदम उठाया गया है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे। थैंक यू।